हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो लाल सागर है, फारस की खाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, भारत की तेल आयात गतिशीलता, पीटीए प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार है, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम है, फेम योजना। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो तेल आयात की स्थिति, बढ़ती तेल मांग को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हाल में की गई पहल है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। लाल सागर में हाल की अशांति से भारत के तेल आयात की गतिशीलता प्रभावित हुई है, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर इसकी निर्भरता में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। तो चलिए अब हम लोग भारत अपने तेल आयात को अमेरिका से कम क्यों कर रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कुछ समय के लिए अमेरिका लगातार भारत के शीर्ष 5 कच्चे आपूर्तिकर्ताओं में स्थान पर रहा है। घरेलू रिफाइनरों ने वर्ष 2023 में औसतन 2,05,000 बैरल प्रतिदिन बीपीडी कच्चे तेल की खरीद की है। हालांकि आंकड़ों से संकेत प्राप्त होता है कि भारतीय रिफाइनरों ने जनवरी 2024 में किसी भी अमेरिकी क्रूड का अधिग्रहण नहीं किया। लाल सागर की समस्याओं के कारण माल ढुलाई दरें बढ़ गई, जिससे भारतीय रिफाइनरों के लिए अमेरिकी कच्चा तेल आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय रिफाइनर फारस की खाड़ी, पश्चिम एशिया में पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। हाल ही में गुजरात के तट से लगभग 200 समुद्री मील दूर रासायनिक टैंकर एमवी कैप प्लूटो पर ड्रोन हमला किया गया था। एमवी के में प्लूटो एक लाइबेरिया ध्वजांकित जापानी स्वामित्व वाला और नीदरलैंड द्वारा संचालित रासायनिक टैंकर है। इससे सऊदी अरब के अल जुबैल से कच्चा तेल लेकर अपनी यात्रा शुरू की थी और इसके भारत के न्यू मैंगलोर पहुंचने की आशा थी। माना जा रहा है कि गाजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध का हवाला देते हुए यमन स्थित हूती विद्रोहियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। तो चलिए अब हम लोग भारत के लिए शीर्ष कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता कौन है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग तेल आयात की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यह अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है तथा घरेलू उत्पादन कम होने के साथ यह निर्भरता बढ़ने की संभावना है। भारत वर्ष 2027 में वैश्विक तेल मांग के सबसे बड़े चालक के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। डीजल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होगा, जो देश की मांग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में लगभग आधी वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग रूस के बारे में देखते हैं। तो देखिए, रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। जनवरी 2024 में भारत में रूसी तेल आयात बढ़कर 1.53 मिलियन बैरल प्रतिदिन बीपीडी हो गया। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण के बाद भारत ने पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को विस्थापित करते हुए रियायती रूसी प्रस्तावों का लाभ उठाया। रूस का यूराल कच्चा तेल ग्रेड भारत के ऊर्जा विविधीकरण प्रयासों की आधारशिला बन गया है। इराक
आइए अब हम लोग इराक के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। जनवरी 2024 में आयात 1.19 मिलियन बीपीडी तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे अधिक है। तेल खरीद चैनलों में विविधता लाने के भारत के प्रयासों का उद्देश्य भू राजनीतिक जोखिमों को कम करना और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो चलिए अब हम लोग सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है और उसने जनवरी 2024 में भारत को लगभग 6,90,172 बीपीडी कच्चे तेल का निर्यात किया तथा भारत के ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। तो चलिए अब हम लोग संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जनवरी 2024 में यूएई से तेल आयात 81% बढ़कर लगभग 3,26,500 बीपीडी तक पहुंच गया। अबू धाबी भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्ति करता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ती तेल मांगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हालिया पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मांग का प्रबंधन क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार पीएटी जैसी योजनाएं उद्योगों को ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग से उपभोक्ताओं को कुशल विकल्प चुनने में मदद मिलती है। ईंधन विविधीकरण, एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ईबीपी जैसे पहल का लक्ष्य 2025 तक गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण करना है, जिससे गैसोलीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसी तरह वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को बढ़ावा दिया जाता है। विद्युत गतिशीलता FAME योजना एक सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करना है। वर्ष 2030 तक सरकार का इरादा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी की बिक्री को निजी कारों के लिए 30%, वाणिज्यिक वाहनों हेतु 70% और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों के लिए 80% तक पहुंचने का है। तो चलिए अब हम लोग घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, आकर्षक अन्वेषण नीतियाँ, उत्पादन साझाकरण अनुबंध PSC व्यवस्था, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति तथा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति हेल्प का उद्देश्य तेल व गैस संबंधी अन्वेषण में निवेश को आकर्षित करना है। तकनीकी प्रगति ONGC मौजूदा क्षेत्रों में अधिक तेल निष्कर्षण के उद्देश्य से संवर्धित तेल पुनर्प्राप्ति तकनीकों में निवेश कर रही है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जैव ईंधन विकास में विविधता लाना, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एथेनॉल मिश्रण के अतिरिक्त सरकार शैवाल, किसी अपशिष्ट तथा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से प्राप्त उन्नत जैव ईंधन के अनुसंधान और विकास में निवेश कर सकती है। इन जैव ईंधन का उपयोग परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिससे जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग सार्वजनिक परिवहन और सक्रिय आवागमन को बढ़ावा देना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अंतिम बिंदु तक कुशल कनेक्टिविटी के साथ एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अधिक लोगों को यात्रा के सतत तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और साथ ही तेल आधारित परिवहन ईंधन की मांग को कम कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग हरित भवन मानक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, आवासीय और वाणिज्यिक विनिर्माणों के लिए हरित भवन मानकों को अनिवार्य करने से
तापन, कूलिंग और प्रकाश व्यवस्था में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। भवनों में ऊर्जा कुशल डिजाइन और सामग्री के उपयोग से विद्युत तथा तापन संबंधी उद्देश्यों के लिए आवश्यक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की ओर देखते हैं। तो देखिए, भारत को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना पारंपरिक जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प प्रदान कर सकता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग परिवहन, विनिर्माण तथा विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।